मेरा रिश्ता जैसे ही ज़ैद से तय हुआ और मैंने ज़ैद के नाम की अंगूठी पहनी, उसी रात मुझे ज़ैद की कॉल आ गई। मेरी नंद मंगनी की रस्म अदा होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई की कार का इंतज़ार करना। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। मैंने अपनी नंद को दबे लफ्ज़ों में कहा भी था कि हमारे यहाँ टेलीफोनिक राब्ते को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी वालदा ने इस बात पर एतराज़ उठाया तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ली है, इसलिए ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी नंद मेरी हम उम्र थी, बहुत जल्द मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। वो नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि मेरी नंद मुझे पहले ही कह चुकी थी कि रात को भाई का फ़ोन आएगा और बात कर लेना। मैंने झिझकते झिझकते से फ़ोन उठाया था। अगली आवाज़ एक नौजवान की थी। कहने लगा, मैं ज़ैद बात कर रहा हूँ। ज़ैद का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नज़रें झुकी थी। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल अहवाल पूछा। मैंने कहा, बस मैं ठीक हूँ, कहकर बात ख़त्म की और मुखसिर किया था, लेकिन ज़ैद ने फ़ौरन से तकल्लुफ़ के पर्दे हटाने शुरू किए थे। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था जो मोबाइल पर फ़िज़ा ने खींची थी। फ़िज़ा मेरी नंद का नाम था। मंगनी की रस्म पर वो मेरी ढेरों सारी तस्वीर अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी। ये सुनकर भी मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे जवाब कह देना चाहिए। हमारे यहाँ तो कज़नों में भी ज़्यादा बेदखली नहीं बरती जाती थी। लड़की की उम्र सन्ने बलोगत पर पहुंचती, हमारे वालदा और चचिया मुमानियाँ सभी अपनी बेटियों को समझाने लगती कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने कज़नों से फासला रखा करो। ऐसा सब कुछ अब मुनासिब नहीं लगता कि तुम उनके साथ बेतकल्लुफ़ी से बात करो या उनके साथ हंसी मजाक में हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाओ। हमारे बुजुर्ग भी हमारे कज़नों को ऐसी ही बातें समझाते थे, इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्रें बढ़ती जाती हैं, हमारा खुद ब खुद उनके साथ एक लिहाज और मुरब्बत का रिश्ता कायम हो चुका होता था। और रिश्तों में जब भी पाकीज़गी बाकी रहती थी, रिश्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं तो ऐसे ही माहौल में परवरिश पाकर बड़ी हुई थी, लेकिन ज़ैद इससे बिल्कुल बरअक्स था। जो बातें उसने मुझसे कही मेरे कानों की नूर तक सुर्ख हो चुकी थी। कहने लगा, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर सीने से लगाया है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह से सिसकटाई थी। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी। फिर कहने लगा, क्या हाल था कि तुम्हारी वालदा मुझे ये मौका देती कि मैं तुम्हें अंगूठी पहनाता। कसम से अगर इजाज़त मिलती तो अंगूठी पहनाते हुए मैं तुम्हारा खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना नमूदार होने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैंने तसव्वुर में भी नहीं सोची थी। मैंने कहा, बात सुने, मैं इससे कहना चाहती थी कि वह मुझसे इस किस्म की बातें ना किया करें। मेरे यूं कहने पर वो कहने लगा, कहो न जाने मन, तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो कॉल की है। मेरा दिल तो यूं था कि जैसे पसलियां तोड़कर ही बाहर आ जाएगा। 2 मिनट की बात पर उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू किए थे। मैंने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। दिसंबर के सर्द मौसम में भी 2 मिनट में पसीने से शराबूर हो चुकी थी। दोबारा फ़ोन की बेल ने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया था। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि एक टेक्स्ट मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूँगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 मिनट ही हुआ था, फ़ौरन से रिप्लाई आया। जाहिद का मैसेज आया था कि मेरी नींदें उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो? आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या चाहिए। अभी तक मेरे घर वाले इस बात से वाकिफ नहीं थे कि मैंने जैद से बात की है। मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने तो सोचा था कि बस हाल अहवाल करेगा, लेकिन जैद ने तो पहले ही काल में मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। नींद तो मुझे भी खैर रात भर नहीं आई थी। उसकी बातें ही कुछ ऐसी थी। 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन 6 माह में मैं जैद की इस किस्म की बातें सुनूं, क्योंकि मैंने अपने घर की खवातीन से यही सुना था कि टेलीफोनिक राब्ते शादी के शुरू के दिनों का चमक ख़त्म कर देते हैं और फिर मंगेतर का रिश्ता कोई शरई रिश्ता नहीं रखता। बहुत सी कज़नों की शादी आपस में हुई थी, लेकिन जब उनकी मंगनी हो जाती तो उन दोनों का आपस में राब्ता और सलाम दुआ भी ख़त्म कर दी जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई कज़न अपने मंगेतर कज़न के घर जाता तो भी वो अपने कमरे में चली जाती।
उससे पर्दा करती थी। मैं यहाँ पर बैठी ये सोच रही थी कि ज़ैद मेरा कज़न नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। उसके बावजूद उसकी बात ऐसी है कि मैं मुनासिब नहीं समझती कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। अगली रात उसका फिर से फ़ोन आ गया। मैं सोच चुकी थी कि इस बार साफ कह दूंगी कि हमारे यहाँ ये सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को उसने यूं नज़रअंदाज किया कि जैसे उसकी बात उसके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं रखती हो। वो तो अपनी बेताबियां, बेचैनियां सभी बयान करता था कि मुझे तो अपने कानों से धुएं ही निकलते महसूस होने लगे थे। एक बार तो मैंने जैद से कह भी दिया था कि मुझे आपकी बातें गैर मुनासिब लगती हैं। वो कहने लगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? दो मंगेतर आपस में दो का पहाड़ा सुनाते हैं या सियासत पर बात करते हैं। जाने मन ऐसी ही बातें होती हैं, नींदें उड़ा देने वाली, चैन चुरा देने वाली। मैंने कहा, जैद आप मुझे ऐसे लफ्ज़ों से मुखातिब मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, अच्छा नहीं लगता? चलो जाने मन ना कहो तो स्वीट हार्ट कह दिया करूँ। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से जिद सी होने लगी थी। मैं तो अब ज़ैद से बात ना करने के बहाने ढूंढती थी। मैंने कह दिया कि मेरी वालदा ने मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया है, सख्ती से डांटती हैं कि मैं आपसे बात ना करूं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब अच्छा नहीं समझा जाता, बहुत बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मैं नहीं जानता, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारी वालदा से साफ कह दूंगा कि मेरी कशिश से बात करवा दें, वरना खुद ही इससे मिलने आ जाऊंगा। उसकी इस किस्म की बातें मुझे परेशान करने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, ज़ैद की डिमांड बढ़ने लगी थी। कभी कहता कि वो मुझसे वीडियो कॉल करके बात करें, कभी कहता कि घर में कोई बहाना बनाकर मुझसे मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में आ जाओ। एक बार तो ज़ैद की बात ने मुझे बहुत पूरी तरह से डरा के रख दिया। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने एक खूबसूरत सी नाइटी खरीदी है, वेडिंग नाइट के लिए, तो मुझसे पहनकर बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरे कानों की लू तक सुर्ख कर दी थी। मैंने कहा, हर चीज़ की एक हद होती है। ज़ैद आप में ज़रा भी लिहाज नहीं। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मंगेतर हूँ। मुझे आपकी इस तरह की बेबाक तारीफ अच्छी नहीं लगती। अव्वल तो आपको मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई शरई हैसियत नहीं रखता। और फिर इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए मेरा लहजा बुलंद हो गया था। ज़ाहिद भी गुस्से से कहने लगा कि ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसा भी कौन सी बेहयाई कर दी मैंने तुम्हारे साथ? मैंने फ़ोन ही गुस्से से बंद कर दिया। मैंने अभी ये किया था कि फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। 15 दिन हुए थे कि मैंने ज़ैद की एक कॉल भी रिसीव नहीं की थी। ठीक 15 दिन बाद मेरी सास आ गई, कहने लगी कि हमें शादी जल्दी चाहिए। मेरी वालदा कहने लगी कि मंगनी पर 6 महीने की बात तय हुई थी, हमारी तो अभी तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई। वो कहने लगी कि बस कुछ मसाइल ऐसे पैदा होते हैं कि हमें शादी 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। सुनकर मेरी वालदा परेशान थी। वालिद भी कहने लगे कि आखिर ऐसा भी क्या मसला हो गया है, लेकिन वो बात नहीं बता रही थी। कहने लगी, कुछ घरेलू मसाइल हैं, बस आप हमें जल्द अज जल्द शादी दे दें। मेरे वालिद ने जब चचा और ताया से मशवरा किया तो उन्होंने कहा, शादी तो तुम्हें करनी ही है। अगर वो लोग खुद ही से इतनी चाहत दिखा रहे हैं और उनके कुछ मसाइल भी हैं, तो कर दो शादी। मेरे वालिद ने इस बात पर हामी भरी थी। इसके बाद ज़ैद की कोई कॉल नहीं आई थी। 1 महीने का वक्त बड़ी तेजी से गुजरा था। मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा था, लेकिन निकाह के बाद जब मुझे ज़ैद के साथ बिठाया गया तो ज़ैद का मूड बेहद ऑफ था। मैंने ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे ही रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची, मुझे ज़ैद के कमरे में बिठाया गया। मेरे दिल की धड़कनें बेहद तेज हुई थी कि पहले ज़ैद मुझसे फ़ोन करता रहता था। ज़ाहिर है आज भी वो इस तरह की बेताबियां अरूज पर होंगी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। इस तरह मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोचा, लेकिन वो मेरे पास आया ही नहीं। उसने मेरा घूंघट उठाया ही नहीं था। आज की सारी तैयारी मैंने उसी के लिए तो की थी। वो सीधा अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो आम लिबास में था। उसके बाद मुझे देखा भी नहीं। वो कमरे से मुंसलिक बालकनी में चला गया। उसके बाद वो कमरे में नहीं आया था। मुसलसल 2 घंटे में उसका इंतजार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी, इसलिए उठकर बालकनी में चली गई।
वो वहाँ बैठा सिगरेट पी रहा था, चेहरे पर बड़े सख्त असरात थे। मैंने कहा, ज़ैद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी जानिब नहीं देखा था, कहने लगा, तुम्हें इससे क्या मतलब? बड़ा रूखा सा लहजा था। मैंने कहा, मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तो मैंने तुम्हें कब कहा बैठी रहो? अरे भाई, जाओ कपड़े बदलो, जाकर सो जाओ। ये बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकराया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा। अब मैं इतनी भी बेशर्म ना थी कि अपने मुंह से ये कहती कि मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और उस वक्त तुम्हारे निकाह में हूँ। बिना निकाह के तो बड़ी बेताबियां दिखाते थे। और अब लेकिन मैं कह नहीं पाई। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि आज मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी तारीफ करता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मैं वापस कमरे में आई, अलमारी से अपना सादा सा लिबास निकाला और तब्दील करके लेट गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद वो वापस आया था। मेरे बराबर लेटकर उसने लैंप ऑफ कर दिया। रात भर हक तो वसूल किया, लेकिन बिना एक लफ्ज़ कहे ना मेरी तारीफ की, ना ही बात की। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वैसा क्यों कर रहा था। सुबह मैं वक्त से पहले ही उठ गई थी। नहा धोकर मैंने एक फैंसी लिबास पहन लिया, मेकअप करके तैयार भी हो गई थी। मुझे लगा अब तो मेरी तारीफ ज़रूर करेगा, लेकिन ज़ैद उठते ही नहाने चला गया। तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और नंदे नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आ गई, मुझे दुआएं देने लगी। मेरी नंद मेरे कान में कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने बेदिली से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर बात टाल ली थी। जिसकी तारीफ मैं सुनना चाहती थी, उसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था। सबसे वो हंस रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी, लेकिन वो मुझसे यूं ताल्लुक था जैसे मैं हूँ ही नहीं। जहर की भाभी नाश्ते के दौरान ही हंसी मजाक करती रही, मुझसे नाश्ते का भी पूछती रही। अच्छी आदत की मालिक थी। जैद का रवैया सबके साथ अच्छा था सिवाय मेरे। 8 दिन गुजर चुके थे, उसने मुझसे बात तक नहीं की। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे ही कमरे में आता, बिना मुझे देखे बालकोनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता। और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। बस एक बार ही वो करीब आया था। उसके बाद तो मैं उसके लिए यूं थी कि जैसे कमरे में मौजूद ही ना हो। एक रात जब वो कमरे में आया तो मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, जैद, आपको हुआ क्या है? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, अभी ये नहीं मालूम कि तमीज से बात कैसे की जाती है, लिहाज में कैसे रहा जाता है, और तुम्हें ऐसे मर्द अच्छे लगते हैं जो वाहियात बातें ना करें। इसीलिए प्लीज मुझे पहले तमीज सीखने दो। ये कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकोनी में चला गया। मैं तब से देखकर हक्का बक्का सी रह गई थी। फोन पर मेरी की जाने वाली बात का कितना गलत मतलब लिया था जैद ने। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और बालकोनी में चली गई। वो वही एक दो सीटर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे के बाल अभी भी वैसे ही उसकी पेशानी की जीनत बने हुए थे। मुझे नहीं पता था मेरी बात पर जैद इस तरह से भी रिएक्शन दिखा सकते हैं। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माजरत में पहल कर दी। मैंने कहा, जैद, आई एम सॉरी, मुझे आपसे यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब उस बात को लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैद को ना मेरे आंसू नजर आ रहे थे और ना ही मेरी माजरत कबूल थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैंने उसका कंधे पर सर रख दिया। ढीठ बनकर खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मर्द अगर अपनी बात अपनी अना पर ले ले तो औरत की जरा सी भी बात पर उसे कड़ी सजा दे सकता है। मैं अपनी जगह जायज थी, लेकिन फिर भी माफी मांग चुकी थी। मेरे यूं कंधे पर सर रखने पर जैद ने बुरी तरह मुझे पीछे किया। कहने लगा, लिहाज नहीं है तुम्हें? सामने इतने घर बने हुए हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम तो वैसे भी हया का पैकर हो, ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। मुझ जैसा शख्स करे तो बात समझ में आती है। मैं बेहया और बेशरम जो हुआ। मैं अब सिसकियों से रोने लगी थी। मैंने कहा, बस भी कर दें, जैद बात को खत्म कर दे। कहने लगा, खत्म ही तो कर दी है, कश्यप, जाओ जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी, मैं कैसी लगती हूँ? कभी ये नहीं बताते। मैं आपके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ, आप एक नज़र तक भी नहीं देखते। वो कहने लगे, मेरी तारीफ वाहियात किस्म की है, इसलिए रहने ही दो।
तो अच्छा ही है। मंगनी का एक अपना ही चार्म होता है और मैं उसे एंजॉय करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बेगैरत और वाहियात किस्म का शख्स हूँ। ये तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया लोग करते हैं, इसलिए तुमसे अब लिहाज बरतना पड़ेगा। ये कहकर वो उठकर कमरे में चला गया और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी और ये सोचने लगी, मेरा कसूर क्या था एक जायज़ बात करना। मुझसे ज़ैद की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों ही बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों मंगनी में ही कई बार रेस्टोरेंट में भी खाना खा चुके थे। मेल मुलाकातें भी होती थी। अक्सर मेरा जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताने दिया करते थे। पहले तो बड़ा कहते थे, शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊंगा, वहाँ लेकर जाऊंगा। और अब मेरी जेठानी हर वक्त बात बात पर अपने शोहर को बस यही ताने देती थी कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत ख्वाब दिखाए थे, कैसी मीठी मीठी बातें किया करते थे। और अब मेरा जेठ उसे कहने लगा कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही हो। वैसे भी मंगनी का नया नया चार्म होता है, इंसान बहुत कुछ कह जाता है, जरूरी तो नहीं कि शादी के बाद पूरा भी करे। मुझे ज़ैद का मसला अब समझ में आया था। शायद अपने भाई भाभी की मंगनीशुदा जिंदगी देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस था, इसलिए ऐसी ही बातें वो मुझसे करना चाहता था जो मेरे लिए पहले गैर अहम थी, लेकिन अब उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत का हक है कि उसका शौहर उसकी तारीफ करे, मोहब्बत से बात करे, लेकिन ज़ैद मुझे इस जुर्म की सज़ा दे रहा था जो शरन नाजायज़ थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाजार चली गई। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर ही रही थी कि जब मेरी नज़र ज़ैद पर पड़ी। वो किसी लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। काफ़ी एडवांस किस्म की लड़की थी। ज़ैद के हाथ पे हाथ मारकर यूं हंस रही थी जैसे कि बड़ी बेतकल्लुफ़ हो। जब मैंने देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। सीधी जेठानी भी ये देखकर कहने लगी, ये तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को हैरत से देखा। मैंने कहा, क्या मतलब भाभी आपका कहने का? कहने लगी कि देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने जैद को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वो तुमसे फोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुम तो उसे जलील करके रख दिया था। देखो, शोहर होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत से बिल्कुल हट जाती है। मंगनी के बाद का जो चार्म होता है, अगर लड़की उसे अपने मंगेतर को एंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लग जाता है। अब ज़ैद को ही देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमने उसे जलील करके रख दिया। अब देख लो उसका इंजाम क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं तो अपनी जेठानी की बात सुनकर परेशान सी हो गई थी और ये सोचने लगी कि आप मुझे मंगनी जैसे ज़ाहिर शरई रिश्ते में बेहयाई करनी चाहिए थी। मैंने तो हमेशा पाकीज़गी का दर्द सुना था। वो वहाँ से चली गई। मैं भी वापस आ गई, सोच चुकी थी कि आज से ज़ैद से दो टोक बात करूंगी। जब वो घर आया तो वो खुश था। मैंने कहा कि किसके साथ घूम रहे थे। मेरा बात पर वो हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। कहने लगा, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उससे थोड़ी देर एंजॉय कर लिया था। अब हम जैसे बदतमीज तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह तमीज़दार तो नहीं होना, इसलिए, वरना अपनी क्लास फेलो से बात ही ना करता। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए था। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ ही पढ़ती रही, लेकिन मेरे माँ बाप की ये गलती थी कि उन्होंने मुझे नकाब और पर्दे में वहाँ भेजा था। मैंने किसी भी लड़के से बेफजूल बात नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि गैर महरम से बगैर किसी मजबूरी के बात ना की जाए। लेकिन शायद वो गलत है, मैं भी गलत थी जो आज तक अपने नज़रों की हिफाजत करती रही, खुद को छुपा कर रखती रही, सिर्फ इसलिए कि मैं ये समझती थी कि मेरी हर चीज़ मेरे शोहर का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप हैं, शायद लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ को, यहाँ तक कि मंगनी की लाइफ को भी जो मैंने आपकी खराब कर दी। मुझे भी यही करना चाहिए था, यूनिवर्सिटी में लड़कों से हंस के बातें करनी चाहिए थी, अपना आप छुपाने के बजाय दिखाना चाहिए था। अगर ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से लड़के दोस्त होते जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं एंजॉय कर लेती और मुझे उनसे हर किस्म की बात की करने की आदत होती, तो शायद मैं मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंसकर जवाब देती। काश के मैं दीन को नहीं, माशरे को देखा होता, इसे अहमियत दी होती, बिल्कुल आपकी तरह। ये कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया।
लेकिन जैद की साइड का लैंप चल रहा था। वो बेड के क्राउन से टेक लगाए जाने क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले रोज जैद के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त घर में मिलने के लिए आ गए। मैंने जब देखा तो एक अच्छा सा फैंसी सा लिबास निकाला, पहना, खूब मेकअप किया, अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़ दिए। दुपट्टे के ऊपर से गले में बेनियाजी से ही पहना था। खुद को ढांपने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। बड़ी बेतकल्फी से मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। हेलो एवरीवन, ये कहकर मैंने जैद समेत उसके तमाम क्लास फेलोज को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो तो सब देखकर ही मुझे कुछ देर के लिए आंखें झपकना भूल गए, लेकिन सबसे ज्यादा जान जैद की निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलते हुए जैद के बराबर में आके खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, मेरा तारुफ नहीं करवाएंगे अपने दोस्तों से? जैद को शायद मुझसे इस किस्म की बेबाक रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो तो ठीक है, हैरान भी नहीं हो पाया था जब मैंने कहा, चलें कोई बात नहीं, मैं खुद अपना तारुफ करवा देती हूँ। मैंने उन दोस्तों की जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, मैं जैद की वाइफ हूँ। मेरा बेबाकी से इब्तदा करना जैद के दोस्तों को बेतकल्लुफ सा कर गया था। उन्होंने भी हाथ मिलाना शुरू कर दिया, मेरी तारीफ शुरू कर दी। जैद का चेहरा गुस्से से शुरू हुआ था और ये देखकर मेरे दिल में बड़ी ठंड उतरी थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी ही देर में घर की मुलाजमा चाय लेकर आई थी। मैंने चाय भी एक एक को पेश की थी। हंसकर उनसे बातें करती रही। जैद बिल्कुल खामोश था, मुझे गजबनाक नजरों से देख रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले, जैद ने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। कमरे का दरवाजा भी जोर से बंद किया और मुझे बेड पर जोर से पटका था। कहने लगे, ये क्या बदतमीजी थी जो तुमने की है? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने यूं बेबाक तकल्लुफ होने की और इस तरह से सच संवर कर उनके सामने आने की? एक से बढ़कर एक बेहुदा किस्म के हैं वो लोग। खबरदार, जो आइंदा इनके सामने यूं तैयार होकर गई तो मैं बेड से उठकर उसके मुकाबिल खड़ी होगी। मैंने कहा, क्यों ना हम उनके सामने तैयार होकर, मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे काफी दिल से तारीफ की है आपके दोस्तों ने मेरी। ये सुनना था कि जैद का गुस्से से बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उसने पूरी तरह से झंझोड़ा था। कहने लगा, मेरी बीवी हो तुम, मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नजर भर के देखा, जान ले लूंगा उनकी। बहुत शौक है तुम्हें तैयार होने का, मेरे लिए हुआ करो संगी। खबरदार, जो जो किसी गैर के सामने यूं तैयार होकर आई, बीवी हो मेरी, मेरे लिए सजा करो। मैंने कहा, आपके लिए जैद आपके नज़दीक मुझसे ज्यादा आपकी क्लास फेलो अहमियत रखती है, मैं नहीं। मेरी बात सुनकर वो कुछ शर्मिंदा हो गए थे। कहने लगी, बस मुझे तुम्हारी बात पूरी लगी थी। वो कहने लगा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज, मुझे तुम जैसी हो ऐसी ही अच्छी लगती हो, ऐसी ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, लेकिन बस भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के अरसे में ऐसे ही टेलीफोनिक बातें करते हुए और रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसलिए मुझे भी ऐसा ही शौक होने लगा कि जब मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन तुमने जैद की बात यहीं तक पहुँची थी कि बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने लगी। वही मेरी जिठानी ताने तसने मेरे जेठ से साथ शुरू किए हुए थी। पहले तुमने मुझे बड़े ख्वाब दिखाए और अब तुम मेरे साथ ऐसी मोहब्बत नहीं करते जैसे कि पहले करते थे। तुम्हारी वो बेताबियाँ मुझे नजर नहीं आती। मुझे आदत हो चुकी है। मेरा जेठ कह रहा था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बच्चे हैं हमारे, शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारी ये चौंचलेबाजियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जिठानी कहने लगी, तुमने तो शादी के बाद भी मुझसे वो मोहब्बत नहीं की जो मंगनी में किया करते थे। वो कहने लगा, शादी से पहले जो कर चुका था, इसलिए शादी के बाद मुझे तुम में वो चार नजर नहीं आ रहे थे। अब फजूल की बहस छोड़ो, समझ आई? लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा ही किए जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों को आने वाली आवाज़ें सुनकर जैद की जानिब देख रही थी, जो शर्मिंदा शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ चीज़ें अपने वक्त पर अच्छी लगती हैं। अगर हम शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज्यादा जान जाते या हद से ज्यादा करीब होते तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने वाकई पाकीज़गी में कशिश रखी है। मुझे
अपने अचार में लेते हुए ज़ैद ने मेरी तारीफ शुरू की थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है, किसी कमल के फूल की तरह पाकीज़ा, जो हमारे इस बेहया माशरे में भी अपने आप को पाकीज़गी में ढाँप के रखती रही है। और मैं इस बात पर मुतमिन थी कि वाक़ई देर आए दुरुस्त आए, मैं अपने दुरुस्त फैसले के साथ अपना सब कुछ पा चुकी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली सच्ची कहानी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।